हेलो फ्रेंड्स, टेंथ क्लास के आज साइंस के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब मत करना जब तक आप पूरा वीडियो ना देख लो। अगर वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो हम आज पढ़ते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो हमने देख लिया था अभिक्रियाओं के प्रकार देख रहे थे। अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और आज हम बात करेंगे किसकी, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया की। तो देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का तो योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अर्थात ऑक्सीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण क्या है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण में क्या है, 2Mg प्लस O2O देखते हैं। तो इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, 2MgO। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन हो रहा है, क्योंकि Mg पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऐसे हम देखते हैं S प्लस O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 गैस बनती है। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन जुड़ रहा है सल्फर पर। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। उक्त अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, Mg और सल्फर का उपचयन हो रहा है। अब नीचे क्या है, H2S है। H2S का देखते हैं हम। तो H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो H2 के साथ क्या हो रहा है, O जुड़ रहा है और S हट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H2S का उपचयन हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उपचयन अभिक्रिया के बारे में आपने जाना है। अब देखते हैं हम अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, अब अपचयन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का या तो क्या होता है, ह्रास होता है, अर्थात ऑक्सीजन तो निकलती है और हाइड्रोजन का योग होता है। तो वह अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम 2MgO। जब 2Mg और O2 में टूटता है तो यहाँ से क्या हुआ है, MgO से क्या निकला है, ऑक्सीजन बाहर निकला है। तो इसका Mg का क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ है। और KClO3 में क्या होता है, KCl से क्या निकल जाता है, O3O2 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे MgO और KCl3 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और अब देखते हैं हम H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2HCl। तो यहाँ पे क्या हुआ है, H जुड़ा है Cl के साथ। तो Cl2 का क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है। तो अपचयन भी क्या कौन सी होती है, या तो ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े, दोनों में से कोई भी क्रिया हो तो वह कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो आपने अपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देख लिए। अब आगे चलते हैं हम। अब हम एक उपचयन और अपचयन का एक प्रकार देखते हैं, उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है, अर्थात अपचयन उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें एक का तो क्या होगा, अपचयन होगा एक अभिकारक का, और दूसरे क्या होगा, उपचयन होगा। अर्थात एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन कटेगा, या दूसरे के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन कटेगा। तो कोई सा भी होगा, दोनों के साथ होगा। तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया होगी। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लेते हैं CuO अर्थात चूने की अभिक्रिया जब हम H2 के साथ करवाते हैं, चूने की अभिक्रिया जब H2 के साथ करवाते हैं, अब ताप देंगे इसको अभिक्रिया को, तो कॉपर धातु और H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, अर्थात ऑक्सीजन यहाँ से हट गई है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से CuO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अब देखो H2 पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन
जुड़ गई है। तो H2 क्या हुआ यहाँ पे उपचयन हुआ है। तो उपचयन तो क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो कौन सा होता है, उपचयन होता है। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अन्य उदाहरण कौन से हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक धातु प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पे देखो जिंक क्या क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ है क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन निकल गया। और कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है क्योंकि कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यह कार्बन क्या हुआ है, उपचयित होकर, और ये दोनों अपचयित होकर जेडन बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आज रेडॉक्स अपचयन उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ लिया है। ओके, आगे चलते हैं हम। फ्रेंड्स, अपचयन और उपचयन में कन्फ्यूजन होते हैं बहुत ही, तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ याद रखने का, अपचयन और उपचयन को याद कैसे रखें। तो देखो फ्रेंड्स, अपन जब छोटी क्लास में होते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्लास में जाते हैं हम पढ़ते हैं ए आ ई ऊ पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि ए कब आता है, ए तो शुरू में आता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ऊ कब आता है, बाद में आता है। ऐसे ही हम जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में ABCD पढ़ते हैं तो एच कब आता है, पहले आता है, और ओ कब आता है, बाद में आता है। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, यहाँ पे ए के साथ, अर्थात ए के साथ ए मतलब अपचयन और ऊ मतलब उपचयन, अर्थात जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा वो क्या होगी, अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वो क्या होगी, उपचयन। तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं उत्प्रेरक के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, अर्थात उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, अर्थात या तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहेंगे हम, उत्प्रेरण कहेंगे। उत्प्रेरक से तात्पर्य क्या है, उत्प्रेरक से तात्पर्य कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को परिवर्तित करते हैं, या तो रासायनिक अभिक्रिया वेग को कम करेंगे या उसके वेग को बढ़ाएंगे, परंतु स्वयं क्या होते हैं, उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे यह अभिक्रिया है 2KClO3, तो इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में लेते हैं, MnO2 उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ से अभिक्रिया के रूप में क्या बनेगा, KCl+O3। अब हम देखो उत्पाद के रूप में MnO2 का कोई नहीं आया है। और यहाँ पे देखते हैं हम वनस्पति तेल की जब अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में हम क्या लेते हैं, निकिल अर्थात Na का उपयोग लेते हैं। तो क्या बनता है, यहाँ से वनस्पति घी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ लिया हमने। फ्रेंड्स, हम अब आगे चलते हैं और पढ़ेंगे कि धातुओं का धातुओं के संसारण से क्या नुकसान होता है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। एक टॉपिक तो ये पढ़ेंगे हम, और एक पढ़ेंगे विकृत गंधिता, और विकृत गंधिता को रोकने के प्रभाव पढ़ेंगे। और हम NCERT बुक के पेज नंबर 15 पर अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, उनको भी हल करेंगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो चलो अब हम धातुओं का संसरण के बारे में पढ़ते हैं। धातुओं का संसरण क्या होते हैं, तो ये आपने देखा होगा, कभी लोहे को जंग लगे हुए देखा होगा आपने। जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उसमें कटफट हो जाती है, उसमें थोड़ी, और वह खराब हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु का संसरण। धातु के संसरण में क्या है, जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी का अगर हम खुली छोड़ थोड़े दिन बाद की जाती है वो काली पड़ जाती है, तो ऐसा क्या होता है, ये भी धातु के संसरण के कारण होता है। ये किस कारण होता है, ये नमी के कारण और ऑक्सीजन की या आर्द्र वायु के कारण क्या होता है, धातु का संसरण होता है। जब हम देखते हैं कि लोहे को कुछ सालों तक या कुछ दिनों तक, लंबे समय तक हम खुली वायु में या आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या रहती है कि
जंग लग जाती है अर्थात थोड़ा काला पड़ जाता है वह, तो क्या हो जाता है इसे हम कहेंगे धातुओं का संक्षारण कहेंगे। तो हम धातुओं के संक्षारण के बारे में पढ़ते हैं। तो धातुओं का संक्षारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, धातुओं का संक्षारण क्या होता है? धातुओं का संक्षारण वह जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो वायु की नमी अथवा क्या हो तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से क्या हो जाता है धातु का क्षय अथवा ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, ह्रास होता है, तो क्या होता है धातु का संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं लोहे की बनी हुई वस्तु आरंभ में चमकीली होती है, आरंभ में क्या होती है उन पर चमक होती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है वायु की और ऑक्सीजन के प्रभाव में लाल भूरे रंग की होती है परत चढ़ना शुरू हो जाती है। ये क्या होती है इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया करेंगे हम जंग कहेंगे। तो ये क्या है कि धातु का संक्षारण का उदाहरण है, अर्थात लोहे पर जंग लगना धातु के संक्षारण का उदाहरण है। अब हम देखते हैं संक्षारण के नुकसान क्या होते हैं। तो संक्षारण के नुकसान क्या होते हैं? संक्षारण के नुकसान क्या होते हैं? एक तो संक्षारण के नगाड़ डाचे पर और लोहे की रेलिंग पर और जहाज पर तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी हुई बहुत क्षति होती है। तो क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। तो क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष बहुत पैसा अपने करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो ये क्या है संक्षारण के नुकसान है। तो संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं हम यह देखते हैं। अब हम देखते हैं संक्षारण से बचाव कैसे करते हैं। तो संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है? संक्षारण से बचाव के लिए हम कहेंगे लोहे पर तो क्या कर देंगे पेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो जिससे क्या है लोहा सीधा वायु की नमी में या ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता और जंग लगने से बच जाते हैं। और अधिक अभिक्रियाशील धातु की सतह पर हम कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं। अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे अभी हमने सारणी देखी थी क्रियाशीलता के आधार पर, तो उस पर क्या करेंगे हम कम क्रियाशील धातु की क्या देंगे परत चढ़ा देंगे। जिससे क्या होगा जिसके ऊपर कम क्रियाशील धातु की परत होगी तो वह क्या करेगी वायु में ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया बहुत कम करेगी। अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी तो वो जल्दी से क्रिया कर लेगी। इस कारण हम कम क्रियाशील क्या करते हैं धातु की परत चढ़ाते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है? हम देखते हैं कि जब वसायुक्त या तेल या खाद्य पदार्थ कुछ लंबे समय तक पड़े रहते हैं तो उनके स्वाद और गंध में क्या जाता है चेंज आ जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे विकृत गंधिता कहेंगे। तो वास्तव में यह विकृत गंधिता क्यों होती है ताकि उनके स्वाद और गंध में फर्क क्यों पड़ता है? इसका मेन कारण है जैसे हम मानते हैं ये कोई अपने पास क्या है लड्डू है, तेलीय या वसायुक्त कुछ भी सामान है, तो ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है इनके साथ इनका अपचयन हो जाता है। जब इनका उपचयन हो जाता है अर्थात ऑक्सीकरण हो जाता है तो इनके स्वाद और गंध में क्या जाता है चेंज आ जाता है, अर्थात इनका थोड़ा स्वाद और गंध बदल जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या करते हैं विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं जिससे वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करे। तो हम प्रति ऑक्सीकारक के रूप में क्या मिलाएंगे? प्रति ऑक्सीकारक के रूप में मिलाएंगे नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा अभी जो कुरकुरे या चिप्स की जो पैकेट आते हैं उनमें गैस भरी हुई आती है, तो वो कौन सी गैस आती है नाइट्रोजन गैस आती है कुरकुरे चिप्स के पैकेट में, क्योंकि उनको विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें क्या हो जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो देखो विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता जब वसा युक्त अथवा तेल या खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध क्या होता है परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तेल या वसा क्या हो जाते हैं उपचयित हो जाते हैं जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे विकृत गंधिता कहेंगे। तो विकृत गंधिता को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो विकृत गंधिता को रोकने के बहुत उपाय। तो पहला है तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री में
खाद्य सामग्री में क्या करेंगे हम उपचयन को रोकने के लिए प्रतियोक्सी कारक मिलाएंगे। तो ये विकृत गंधता को रोकने का पहला उपाय है। और दूसरा उपाय क्या है, खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे जिससे उपचयन की क्रिया क्या हो जाएगी, उसमें धीमी हो जाएगी। तीसरा हम देखा भी कि चिप्स आदि को पैकिंग करते समय थैली में क्या करते हैं हम ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम क्रिया सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो पता चल गया होगा आपको, चिप्स की पैकिंग में हवा भरी हुई आती है, आपको लगता है हवा भरी हुई, लेकिन वो जहाँ भरी हुई थी वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिससे क्या हो, चिप्स खराब नहीं हो। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अर्थात चैप्टर तो खत्म हो चुका है। अब हम अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। तो अभ्यास क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलीन में डुबाया जाता है तो विलीन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका क्या कारण है, हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जब क्या होता है, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलीन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों चेंज होता है। तो कॉपर सल्फेट के विलीन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और लोहे की कील होती है तो उसमें डुबाते हैं तो आपको पता होगा कि एफ ही कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा। तो एफ इसको विस्थापित कर देगा, एफ अधिक अभिक्रियाशील है तो यहाँ से क्या बनाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। तो इसी कारण उसका रंग चेंज होता है। तो देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलीन में डुबोया जाता है तब लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलीन में कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का विलयन बनाता है, जैसे ये भी हमने अभिक्रिया पढ़ी है। और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, जो आयरन सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है के बनने के साथ फीका हो जाता है तथा विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाता है। तो यही कारण है फ्रेंड्स, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाते हैं तो उसके विलयन का रंग चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स ये सेकंड क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.1 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो अब मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई है, इसका आंसर आप स्वयं करना। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो आपको पता है अभी हमने उपचयित और अपचयित पढ़ा है, तो उसी के आधार पर करना है। तो यहाँ पे देखो Na है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो इसका क्या हुआ है, Na का उपचयन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे में क्या है, CO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और H2 क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो आप इसको देख लेना, अभी मैंने आपको उपचयन अपचयन पढ़ाया था, उस आधार पे देख लेना और मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स हम अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण दीजिए। तो उपचयन और अपचयन तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसका आंसर खुद करना। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व अक्ष एवं उस काले रंग यौगिक का नाम बताइए। तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, कॉपर एक भूरे रंग का तत्व है जो क्या है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, इसलिए अक्ष तत्व क्या है, कॉपर है, ठीक है फ्रेंड्स। तथा Cu की अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो Cu कैसे है, भूरा है, इसकी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगी, कैसा होता है, काला होता है। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। और 19 का क्या है, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन प्रभावित क्यों किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो मैंने आपको 18, 19 और 20 को बता दिया है। पहले आप उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया है, तो कृपया
अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से संपर्क करें और बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।